अब मैं पैनिक ब्रेक मारूंगा। वी आर एट 110। जुलाई के महीने में अगर आप इसको दिल्ली में ले रहे हो तो परेशान करेगा। आप इसमें गूगल मैप्स तो नहीं चला पाते, कॉन्स्टेंटली जो है वो नहीं देख सकते। इनफैक्ट जो इसका वायरलेस चार्जर है वो जरूर फोन तो गर्म कर दें। ये गियर लीवर देखना तो आपको टाइम लगता है इसको बार बार। गाइस सफारी को हम काफी टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं और ये तकरीबन हमारे पास में 10 दिन से है। और आज हम सफारी का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू आपके साथ में लेके आए हैं जिसमें हमने इसको चलाई 1200 किलोमीटर और आज माउंटेन्स में कैसे चलती है। अभी हम कंफर्ट ऑफर कर भी रही है क्योंकि ये ऑलमोस्ट 32 से 33 लाख रुपए की पड़ती है अगर आप मुंबई बेंगलोर जैसे सिटी में रह रहे हैं। तो क्या माइलेज ऑफर कर रही है, इसका कंफर्ट कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, उन तमाम चीजों के बारे में आइए जानते हैं। देखो इंटरनेट पे हजारों जो है वो रिव्यूज आपको मिल जाएंगे सफारी के, लेकिन लॉन्ग टर्म उनमें से कम है, इसलिए हम वॉक अराउंड नहीं देंगे। स्ट्रेट अवे आपको सबसे पहले कॉर्न पे लेके चलते हैं। ये जो हेडलाइट यूनिट्स अगर आप देख रहे हो ना, ये कॉर्नरिंग लैंप का काम करती है नीचे वाली। तो जब भी आप टर्न करोगे तो ये कॉर्नरिंग लैंप यानी कि एक तरफ जो है वो झुक जाती है और लाइट बहुत क्लियर होती है। लेकिन एक समस्या है, जो इसकी मेन लैंप है ना वो थोड़ा सा परेशान करती है क्योंकि उसका थ्रो मुझे ठीक लगता है, लेकिन जो ब्राइटनेस है मुझे लगता है कि जो लैंप है उसके ऊपर थोड़ा सा टाटा को काम करना चाहिए। अंधेरे में बिल्कुल रात में अगर आप चल रहे हो ना थोड़ा सा समस्या क्रिएट करती हैं, स्पेशली ऑन द हाई बीम। बाकी तो इसके लुक्स जो हैं वो कमाल के हैं। अगर आप देखोगे ये लैंप यहां से यहां तक जाता है, बाय फंक्शन काम करते हैं। आप एलईडी डीआरएल के तौर पे, टर्न इंडिकेटर के तौर पे इनको इस्तेमाल होते हुए देखोगे। और अच्छी बात यह है कि जब आप इनको बंद करते हो ना तो जैसे ही आप इसको लॉक करोगे तो ये पूरा पैनल लिट होता है एंड फिर वापस बंद होता है। ये गाड़ी बहुत सी जगहों से बताती है कि ये सफारी है, तो एक बैजिंग आपको सफारी की इधर देखने को नजर आएगी और साथ ही साथ ये भी बताती है कि डार्क एडिशन है, तो देयर यू गो विद द डार्क एडिशन। यहां पर सफारी अगेन, पीछे एक और सफारी की बैजिंग और इधर भी डार्क एडिशन एंड सफारी की बैजिंग इधर। क्योंकि ये डार्क एडिशन है तो आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलॉय व्हील्स ब्लैक है, इसके स्टीयरिंग व्हील ब्लैक है, इंटीरियर्स ब्लैक है, बट गर्मियों में बड़ा परेशान करता है, बहुत गर्म हो जाती है गाड़ी, स्पेशली इस टाइम जून जुलाई के महीने में अगर आप इसको दिल्ली में ले रहे हो तो परेशान करेगा। अच्छी बात यह है कि कनेक्टेड टेक्नोलॉजी होने की वजह से आप इसको पहले ही घर से निकलने से 10-15 मिनट पहले स्टार्ट कर दें ताकि इंजन के स्टार्ट होते ही एसी भी ऑन हो जाए और वो इंटीरियर्स को जो है वो ठंडा करते हैं जब तक आप गाड़ी में पहुंचो। जैसे ही आप सफारी के अंदर इंग्रेस करोगे ना तो उसकी सीट्स पीछे की तरफ शिफ्ट होती हैं ताकि आप इजीली इंग्रेस कर पाओ। लेकिन जो आवाज है ना एडजस्टमेंट की, मैकेनिकल पार्ट जो है वो मूवमेंट की आवाज बड़ी बड़ी अजीब सी लगती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना वो कभी भी बंद हो जाता है और ये ही नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी यही हाल है। ये कभी भी बंद हो जाएगा, फिर ऑल ऑफ अ सडन आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। आप इसको रिबूट कर सकते हो म्यूट को 10 सेकंड दबा के एंड देन पावर बटन को 10 सेकंड दबाने के बाद में ये रिबूट हो जाता है, दोबारा चालू हो जाता है। कुछ कॉन्स और हैं, जैसे कि अगर आप ये गियर लीवर देखना तो आपको टाइम लगता है इसको बार बार किसी पर्टिकुलर मोड पे डालने, जैसे ड्राइव मोड है, न्यूट्रल मोड है या रिवर्स मोड से ड्राइव मोड डालने में 2 या 3 बार जो है वो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। इसका जो स्टीयरिंग कॉलम है वो अगर आप हॉर्न देखें तो थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो ये प्ले इसके अंदर आने की वजह से शायद है। ये सेम इज विद हैरियर आल्सो, उसमें भी कुछ ऐसा ही पैनल है, तो ये हॉर्न को मुझे लगता है कि और थोड़ा सा रिफाइन करने की जरूरत है। गाइस अगर आप सफारी खरीद रहे हैं ना तो आप हैरियर 5 सीटर, ऑब्वियसली वो 5 सीट में ही आती है, उसके तरफ भी जा सकते हैं क्योंकि सफारी 6 सीट कैपेसिटी के साथ में आने वाली एक ऐसी गाड़ी है जिसमें 4 लोग कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। उसके बाद आप लगेज के लिए स्टोरेज स्पेस दोगे। अगर आपके पास में लगेज है और आप 5 से 6 लोग हो तो थोड़ा सा इशू आएगा क्योंकि आप 6 लोगों के साथ में लगेज इसमें कैरी नहीं कर सकते हो। जबकि हैरियर में 5 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से आप स्टोरेज स्पेस भी जो है वो यूटिलाइज कर सकते हो। सो इन केस अगर आपको कैप्टन सीट चाहिए तो आप समझे कि लॉन्ग ट्रिप्स पर आप 4 ही लोग बैठ पाएंगे, बट ऑब्वियसली क्योंकि सफारी जो है वो 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन के साथ में भी आती है, देन इट इज अ गुड चॉइस कि आप 7 सीट खरीदें कंपैरेटिव टू कैप्टन सीट्स वाली जो सफारी आती है उसके। गाइस फिलहाल मैंने इसका बोनेट जो है वो ओपन किया है, बट जितने भी हैजार्ड लैंप्स हैं वो एक्टिवेट नहीं हुए हैं जो अक्सर आप महिंद्रा की गाड़ियों में देखते हो। मुझे लगता है कि वो एक फीचर जरूर इंट्रोड्यूस होना चाहिए। ये है कायरोटेक इंजन और ये 2.0 लीटर का फिएट सोर्स इंजन कमाल का है। इसकी मिड रेंज तो काफी एनर्जेटिक है। आप इसका टॉप एंड एंड बॉटम एंड, ये 2 एंड जो है वो काफी लूज महसूस करोगे। तो सिटी के लिए नहीं, ये ज्यादा रोर करती है हाईवेज पे। जब आप इसको हाईवे पे चलाओगे तो आपको रियलाइज होगा ये इंजन बहुत पोटेंशियल रखता है। ये जो सीट्स हैं ना केवल फ्रंट की बट रियर की भी बहुत कंफर्टेबल हैं, बट इनके साथ में एक ड्रॉबैक ये है कि आप जब गेट बंद कर लेते हैं तो आपके पास में वेंटिलेशन बटन एंड ये मेमोरी फंक्शंस, इनके बटन जो है वो विजिबल नहीं होते। बट यस वेंटिलेशन जो है वो अच्छा काम करता है। आप लॉन्ग ट्रिप्स पे चल रहे हो आपको गर्मी लगने नहीं देगा क्योंकि इसका एयर कंडीशनिंग यूनिट भी बहुत कमाल का है, तो कंफर्ट के मामले में बहुत अच्छे नंबर्स इसको दे सकता हूँ। देखो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में केवल एक इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ के और कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक्चुअली में हाईलाइट की जाए। बहुत स्मूथ है और इनफैक्ट ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम
सिस्टम है वो ना बहुत सारे फीचर्स के साथ में भी आता है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो इसके अंदर आती है, बट क्योंकि ये JBL के साथ में इसके अंदर ना बहुत सारे मोड्स हैं, तो आप इन मोड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो देखिए हॉल की सेटिंग है, रूम की सेटिंग है, आप चाहो तो इसको वो बहुत सारे मोड्स पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो ऑडियो क्वालिटी है एंड जो इसकी ओवरऑल टच रिस्पॉन्स है उससे मैं काफी इंप्रेस्ड हुआ। सो इज विद द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अगर आप ये देखोगे कंप्लीटली डिजिटल है। आप इसमें गूगल मैप्स तो नहीं चला पाते हो, लेकिन एप्पल मैप्स जरूर इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। आपके पास में बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पर है। इनफैक्ट आप जो है वो अलग अलग मोड्स पे इसको देख सकते हो, जैसे कि नोटिफिकेशन सेटिंग या ट्रिप A ट्रिप B की जो है वो ड्राइवर असिस्टेंस। एक चीज जरूर है, अगर आपका ड्राइवर असिस्टेंस ऑन है ना तो ये बार बार ड्राइवर असिस्टेंस मोड पे चला जाता है। आप अगर ट्रिप मीटर पे चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा फ्यूल भी पता चलता रहा है कि मैं कितना एवरेज निकाल पा रहा हूँ, कितनी डिस्टेंस है, तो ये इस मोड से हटके बार बार जो है वो ड्राइवर असिस्टेंस मोड पे चला जाता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि आप कॉन्स्टेंटली जो है वो नहीं देख सकते हो, तो आपको हमेशा इस मोड से दोबारा दूसरे मोड पे आना पड़ेगा। ये एक ड्रॉबैक जरूर लगता है। इनफैक्ट जो इसका वायरलेस चार्जर है वो जरूर फोन तो गर्म करते हैं, जो कि अक्सर वायरलेस चार्जर हमेशा करते हैं। मतलब आप किसी भी OEM का उठा के देखोगे या किसी भी स्टैंडर्ड का उठा के वो गर्म कर देते हैं, बट ये वायरलेस चार्जर एक्चुअली में फास्ट है। मतलब इतना भी स्लो नहीं है कि बिल्कुल 5 वॉट पे चल रहा हो, बहुत अच्छे तरीके से जो है चार्ज कर देता है। यहाँ पे दोनों तरफ सनवाइजर जरूर है, बट एक सनवाइजर में जो है लैंप है, एक में कुछ भी नहीं है, मतलब स्ट्रैप भी नहीं है। इधर अगर आप देखेंगे तो सनरूफ जो है वो आप इजिली वन टच के साथ में ओपन कर सकते हो। पैनोरामिक सनरूफ है, काफी पीछे तक जाता है एंड एक ही बटन है इसका, तो आपको स्टॉप करने के लिए ना ये बटन प्रेस करना पड़ता है दोबारा से। और एक बटन होने की वजह से, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल बटन्स नहीं आते, एक बटन होने की वजह से वो फंक्शन जो है वो डिसाइड होंगे, तो आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है अगर आपको अपना कमांड ओवर कमांड करना है, यानी कि पुराने वाले कमांड को कैंसिल करना है। जो इसके ऊपर जितने भी ये पियानो फिनिशिंग आते हैं ना, ये काफी अच्छे लगते हैं, लग्जूरियस है, बट इनके ऊपर फिंगरप्रिंट जरूर आ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको मेंटेन करने में लगेगा, आपको ज्यादा टाइम लग सकता है, बट एक्चुअली में ये लगता अच्छा है। तो मुझे तो लगता है कि मैं इन फिंगरप्रिंट्स के साथ में जी सकता हूँ। ये जो बॉस सीट है ना, ये एक्चुअली कंट्रोल हो सकती है पीछे से भी, तो अगर मैं चाहूँ तो उसको रिक्लाइन और डिक्लाइन कर सकता हूँ। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, ये 4 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, तो आप रिक्लाइन डिक्लाइन इसको कर सकते हो। एंड प्लस यहाँ पर भी आपके पास में 4 वे एडजस्टमेंट आता है, यानी कि दो तरफ से आपको एडजस्टमेंट देखने को नजर आएगा। एंड ये सीट्स टू बी वेरी फ्रैंक मुझे काफी पसंद आती है, आप लॉन्ग रन में इनसे कभी भी परेशान नहीं होगे। गाड़ी की जो सेकंड रो है ना वो भी कंफर्टेबल है, मतलब एज कैप्टन सीट्स आप इसको आगे पीछे जो है एडजस्ट कर सकते हो। एंड ये भी 4 वे एडजस्टेबल है, टू बी वेरी फ्रैंक। अच्छी बात ये है आर्म रेस्ट है एंड ये हेडरेस्ट काफी कमाल किया, मतलब मुझे लगता है ये तारीफ काबिल है। जो काम एक्चुअली यहाँ पर टाटा ने किया, ये सफारी में भी आते हैं, ये हैरियर में भी आते हैं, तो आप कोई भी वर्जन खरीदो, सफारी एंड हैरियर दोनों में ही आपको ऑफर होते हुए नजर आएंगे। एंड ये ना अकॉर्डिंग टू योर साइज ऑफ हेड ये एडजस्ट भी किए जा सकते हैं, तो अब मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मैं इस एंगल पे ना किसी भी तरीके से लंबे टाइम के लिए सो सकता हूँ, तो वो परेशानी नहीं होती यहाँ पर। इसलिए ये सीट्स मुझे काफी पसंद आती हैं बिकॉज ऑफ दीज हेडरेस्ट जो बहुत इनोवेटिव है। कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है अभी भी होनी चाहिए थी, जैसे कि ये एसी के वेंट्स है ना, इनका कोई ब्लोअर स्पीड आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, और वो बटन जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पर जितने भी स्लॉट्स अवेलेबल है USB-C टाइप A टाइप जो है वो यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिए गए हैं, तो वो ब्लोअर स्पीड अगर हो जाती तो कोई समस्या नहीं थी। तो थर्ड रो में अगर आप देखोगे तो वहां पर आपके पास में ब्लोअर कंट्रोलर भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप थर्ड रो के अगर एसी में वहां पर ज्यादा बेटर वे में सर्वाइव कर पाओगे, ये मुझे लगता है। अच्छी बात यह है कि टाटा ने यहाँ पर सनशेड्स दिए हैं और ये बहुत काम आते हैं। मैं अभी जिस ट्रिप पे गया था, मैं सेकंड रो में बैठा था, मैं बहुत देर तक सनशेड्स लगा के आराम से एंजॉय कर रहा हूँ। इससे एक तो प्राइवेसी कंसर्न की भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो सूरज एकदम चुभती हुई गर्मी जो है वो आपके तरफ नहीं ट्रांसफर कर पाता है, क्योंकि वो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाता है। इसलिए ये सनवाइजर जो है मुझे थोड़े पसंद आते हैं। आपके पास में इंडिपेंडेंट लैंप्स, और ये इंडिपेंडेंट लैंप्स अच्छी तरीके से फिट इन किए गए, बट जो बटन है ना वो थोड़ा सा लूज यहाँ पर महसूस होता है, तो इस बटन को मुझे लगता है कि ये चेंज होना चाहिए। और यही पूरा पैनल जो है वो आपको अल्ट्राज में भी देखने को नजर आता है, छोटे वाले वेरिएंट्स में। बाकी अगर आप सेकंड रो में बैठे हो, थर्ड रो में बैठे हो, थोड़ा टाइम तो लगता है एसी को कंफर्टेबल करने में आपको, लेकिन 10 से 15 मिनट के बाद में आपको रियलाइज होगा कि हवा जरूर ब्लोअर की जो है वो स्ट्रेट अवे आपके फेस पे ना आ रही हो, लेकिन जो केबिन है वो काफी ठंडा हो गया, तो उस चीज के लिए अच्छे काम किया गया है। कंप्रेसर की वॉल्यूम जो है वो बड़ी रखी गई है, इसलिए टाटा के एसी के साथ में कभी शिकायत नहीं आती। तो गर्मियों में आप खरीद रहे हो सफारी, विदाउट एनी डाउट एसी बहुत अच्छा काम करता है। चलिए अब एक ड्राइव पे चलते हैं और उसके बाद बताते हैं आपको इसकी ड्राइव में क्या क्या है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। गाइस ये है सफारी ऑटोमेटिक, और सफारी ऑटोमेटिक में क्या है ऐसी चीज जो आपको खरीदना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो इंजन है ना भाई, क्या कमाल का
चुम्बेश्वरी इंजन है। आप जब इसको गाड़ी को चलाओगे ना तो आपको रियलाइज होगा यार ये होता है ना इंजन, मतलब ये इंजन आपको और भी अच्छा महसूस कराएगा जब आप कंपास में चलाओगे। ये इंजन आपको और भी अच्छा महसूस कराएगा जब आप इसके मैनुअल में लोगे इस गाड़ी को। लेकिन इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अगर आप सिटी में चल रहे हो ना या हाईवे पे ज्यादा ही चलना है आपको, मुझे लगता है ये आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विदाउट एनी डाउट ले सकते हो। अब ये इंजन देखो ठीक है, ये रोर बहुत करता है देखना अभी, मतलब जैसे ही मिड रेंज में तकरीबन 3000 आरपीएम क्रॉस करेगा तो अचानक से पिक देगा और वो कमाल का पिक होता है। देखो बहुत आवाज रोर करता है ये, और यही तो अंदाज है इस गाड़ी का, यही तो वो चीज है जो आपको पसंद आने वाली है। ये देखो हाँ ये है बात। तो ये जो इंजन है ना वो रोर करेगा, आपको वो एनर्जेटिक पंच देगा, आपको वो एंथुसियाज्म फील कराएगा, बरकरार रखेगा उसको। तो ये जो है वो काफी कमाल का इंजन है। 4 सिलेंडर इंजन है बट वोकल है, देखो नो डाउट वोकल है, बट वो इरिटेटिंग वे में वोकल नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि आपको अननेसेसरी को परेशान कर रहा है, मतलब आवाज ज्यादा कर रहा है और आपको पावर जो पंच है वो नहीं दे पा रहा है, वो ऐसा नहीं है। ये है एक सुपर्ब इंजन। तो इस इंजन के बारे में तो मैं बहुत ज्यादा ऐसे कंप्लेन नहीं कर सकता हूं, बट हाँ अगर आप इस इंजन को खरीदे ध्यान रखो हाईवेज और सिटी के मिक्स में 12 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मैंने निकाला है। अगर आप इसको हाईवेज पे चला रहे हो लॉन्ग टाइम के लिए 15 से लेके 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज बड़े आराम से देगा, बहुत आराम से। मतलब आप इसको क्रूज करो और क्रूज करके इसको तकरीबन 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जो है सेट कर दो, उसके बाद देखो इस 17 किलोमीटर के आसपास तक बड़े आराम से पहुंच जाएगा। हाँ एक चीज और है, अगर आप माउंटेन्स पे लेके जा रहे हो तो ड्रॉप होगा। माउंटेन से नीचे आ रही होगी, मैं पिथौरागढ़ लेके गया था हैरियर को, पिथौरागढ़ से जब मैं वापस आने लगा, अल्मोड़ा से वापस आने लगा, तो मैंने देखा यार माइलेज जो 18.3 किलोमीटर पर लीटर तक पहुंच गया। मतलब तब तो डाउन हिल, क्योंकि ऑब्वियसली इतना इंजन को जो है वो जरूरत है नहीं, एक्स्ट्रा जो फ्यूल है वो वापस पंप में जो है भेज देता है फ्यूल पंप में। तो ये कमाल लगता है इस मामले में, इससे शिकायत नहीं है माइलेज को लेके, और इस मामले में जो है इस इंजन से ना ही शिकायत है परफॉर्मेंस की। तो शिकायत किसी चीज की नहीं है, कुछ और चीजों के बारे में शिकायत है जिसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये थोड़ा सा हार्डर एंड पर जो है वो शिफ्ट किया गया, तो लगता है इसको बेटरली ट्यून किया जाना चाहिए था। और महिंद्रा स्कॉर्पियो या एक्सयूवी 700 इन तरीके की जो गाड़ियां है ना उनका स्टीयरिंग मुझे ज्यादा बेटर लगता है, जबकि वो लाइट वेटेड है, उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो ज्यादा आ जाता है हम लोगों की यार, जबकि वो लाइट वेटेड है। और यही रीजन है कि वो ओवरस्टीयर होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, बट स्टिल आप उस स्टीयरिंग व्हील को ज्यादा बेहतर कंट्रोल कर पाओगे। एंड ये स्टीयरिंग व्हील जो है वो थोड़ा हार्डर होने की वजह से राउंड द कॉर्नर्स वैसा महसूस नहीं करेगा जैसा वो बाकी गाड़ियां करती है। तो इस गाड़ी के साथ में ये थोड़ा सा इशू है। और एक चीज और, अगर आप ब्रेक देख रहे हो ना तो इसके अंदर डुअल डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं, फ्रंट में भी है रियर में भी है, बट हाँ उनका डिस्क साइज जो है वो हो सकता है कि आगे और रियर में जो डिस्क साइज है उनके मेजरमेंट में थोड़ा सा कमी हो, या आगे बड़ा ऑब्वियसली ज्यादा जो है वो बड़ा डिस्क लगा हो और रियर में जो है छोटा डिस्क लगा हो। बट जिस हिसाब से डुअल डिस्क दिए गए हैं फ्रंट में भी रियर में भी, वहां पर जो है वो उस तरीके की एफिशिएंसी नहीं देती। तो जब आपको पैनिक ब्रेकिंग करती नहीं होती ना तो कभी कभी ऐसे लगता है, मौका ऐसा लगता है कि यार ये मतलब स्टॉल क्यों नहीं हो रही, एकदम से रुक क्यों नहीं पा रही है। देखो अगर मैं अभी फिलहाल जो है उसको 100 की स्पीड पे ले जाता हूँ एंड तब ब्रेक करते हैं, वी आर ऑलरेडी एट 80, वी आर 90, वी आर 100। अब मैं 100 पे क्रूज करता हूँ, अब मैं पैनिक ब्रेक मारूंगा, वी आर एट 110। तो काफी आगे मैं आ चुका हूं और वाइब्रेशन जो मैं महसूस कर रहा था इसके ब्रेक पेडल पे उस दौरान, वाइब्रेशन तो ऐसी चीज है वो तो डेफिनेटली आनी है जब आप इतनी हाई स्पीड पे जो है वो आप पैनिक ब्रेक करोगे। बट डेफिनेटली ब्रेक असिस्ट जो है वो काम करते हैं उस तौर पे, और वो फिर जो है वो बाकी पावर जो है वो यहाँ पे लगाते हैं। जितनी पावर मैंने लगा ली ब्रेक मारने में, देखो उसके बाद में जो इसका ECU है वो बोलता है नहीं अभी और ब्रेक अप्लाई जो है वो किए जा सकते हैं, तो ब्रेक असिस्ट जो है वो यहाँ पर इफेक्ट हो जाते हैं। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा और काम किया जा सकता है इसके ब्रेकिंग पे। अच्छी बात क्या है मैं बताता हूँ, आपके पास में 360 डिग्री कैमरा है। अभी मैं पहाड़ों पे गया और मुझे आगे चलाना था, मैंने अपनी स्पीड जो है वो थोड़ी कम कर दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ पर जो है वो कम कर दी। अब मुझे चाहिए कि यार मेरे पास में व्यू जो है वो बरकरार रहे, तो अब मैं व्यू ये देखिए मैं अभी पर है मेरे पास में सारे व्यू यहाँ पर है। अगर मैं लेफ्ट में देखूंगा तो ऑब्वियसली झाड़ी है, जो कि और तौर पर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप माउंटेन पे लेके जा रहे हो तो हो सकता है कि इस तरफ जो है खाई भी हो, तो ये खाई से काफी बचाती है। तो ये चीज मुझे काफी इसकी पसंद आई कि आप जो है वो माउंटेन्स पे अगर कहीं आपने ऐसी जगह खड़ी कर दी यहाँ पर साइड में जो है वो क्लस्ट्रोफोबिक है या डेंजर बहुत ज्यादा है, तो ये 360 डिग्री कैमरे की जो क्लैरिटी है वो काफी कमाल की। आपके पास में फ्रंट कैमरा भी है, साइड कैमरा भी है, रियर कैमरा भी है और टॉप व्यू भी है। अब मैं चलाऊंगा तो ये देखो मतलब स्टीयरिंग असिस्टेंस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, स्टीयरिंग गाइडलाइंस भी आपको यहाँ पर जो है वो देखने को नजर आएंगे।
तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। एंड एक स्पीड के बाद में जो है वो ये बंद हो जाता है, फिर आप इसको रियर व्यू मॉनिटर के तौर पर ही इस्तेमाल कर सकते हो। एंड दैट इज गुड, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास में लगेज बहुत ज्यादा होता है और लगेज इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है कि वो जो IRVM है इसका व्यू कंप्लीटली बैन कर देता है, वैनिश कर देता है। तब काम में आता है ये DRVM, और ये DRVM आप किसी भी स्पीड पे एक्टिवेट कर सकते हो। एक स्पीड के बाद में ये जो कैमराज हैं 360 डिग्री कैमराज हैं वो सब बंद हो जाते हैं। वो कब एक्टिवेट होते हैं? जब आप टर्न इंडिकेटर इस्तेमाल करते हो। लेफ्ट साइड में देख रहे हो ये कंप्लीट ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जो है वो यहाँ पर आपको इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा, यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले होता हुआ नजर आएगा। इसके वजह से पीछे का वो एंगल, जिस एंगल पे आपको एक्चुअली चाहिए वो व्यू, वो यहाँ पर मिलता है। तो रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन, ये 3 तरीके की मार्किंग है जो बताती हैं डिफरेंट डेंजर जोन्स। यहाँ पर इसको बंद करते हैं, इंडिकेटर भी बंद करते हैं और कमाल का मजा लेते हैं, इसको रेव करते हैं। और बताता हूँ आपको इस गाड़ी के बारे में। देखो, जब हम बात करते हैं ना इसके मैनुअल वर्जन की, मैंने हैरियर जो है वो मैनुअल में चलाई है, तो आप जब उसको मैनुअल में चलाओगे ना तो वो क्लच तो काफी डीप है एंड यहाँ पर जो है वो सॉफ्ट भी है। बट एक चीज और, वो सेकंड गियर में बहुत सॉल्व करती है, स्पेशली इंक्लाइन पे। तो जब आप राउंड द कॉर्नर्स हो तो वो थोड़ा सा परेशान करेगा आपको। मुझे लगता है कि आपको इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जरूर ऑप्ट करना चाहिए ओवर मैनुअल। अगर दोनों में से मुझे जो है प्रायोरिटी देनी हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ज्यादा बेहतर होगा। एक चीज और है, जो इसका ये ए पिलर है ना, ये ज्यादा बड़ा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है। एंड ये ब्लाइंड स्पॉट जो है वो जब आपको परेशान करेगा, जब आप माउंटेन्स पे होंगे, या आपको रात में परेशान करेगा जब आपको विजिबिलिटी की थोड़ा सा इशू रहेगी। यहाँ पर जो है जरूर टाटा को काम करना चाहिए था। बाकी मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं आराम से इसको 300-400 किलोमीटर चला सकता हूँ विदाउट एनी फटीग, कोई समस्या नहीं आती है। इनफैक्ट अच्छी बात ये है, इसका जो हॉर्न है वो काफी कमाल का है और काफी पिच होने की वजह से, काफी वेट होने की वजह से उसकी आवाज में ये एक होल्ड देता है आपको हाईवे पर भी। ये एक बोल्डनेस का जो है वो सिंबल बनता नजर आता है जब आप गाड़ी को लेके चलते हो। जब आपके आगे या पीछे जो कोई ऐसी गाड़ी हो जो आपको जो है डोमिनेट ना कर पा रही, तो ये गाड़ी लेके चलोगे, प्लस दिस हॉर्न, आपको जो अच्छा सा डोमिनेशन यहाँ पर मिलेगा। इनफैक्ट सफारी के साथ में ना वो रोड प्रेजेंस का भी एक कमाल है। आप स्कॉर्पियो जैसे प्रोडक्ट के साथ में चल रहे हो, सफारी जैसे प्रोडक्ट के साथ में चल रहे हो, तो आप एक्चुअली एक डोमिनेशन रख सकते हो। भले ही आप फिजिकली वीक हो, बट आप एक डोमिनेंस रोड पर रख सकते हो। कोई एरा गैरा आदमी आपको बेफिजूल में जो है वो डिपर नहीं मारेगा, अननेसेसरी के हॉर्न नहीं मारेगा। उन तमाम चीजों से जो है वो यहाँ पर आप बच सकते हो। तो ये चीज होती है जब आप एक बड़ी SUV लेके चलते हो, एक बड़ी जो है वो आप एक फुल साइज SUV जो आप लेके चलते हो, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। सस्पेंशन कैसे हैं? सस्पेंशन आर गुड, मतलब सारी चीजें जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। जिस तरीके से सस्पेंशन यूज किए हैं, टाटा हमेशा बेहतरीन सस्पेंशन यूज कर रहा है। नेक्सॉन में भी कोई शिकायत नहीं थी, एल्ट्रॉस जैसे प्रोडक्ट में भी कोई शिकायत जो है वो मुझे महसूस नहीं हुई। एंड यहाँ पर सफारी हैरियर जैसे प्रोडक्ट में भी इसके सस्पेंशन को लेकर कोई शिकायत नहीं है। गाड़ी का साइज बड़ा होने की वजह से आपको स्पेस भी अंदर मिलती है। ये नहीं है कि आपके पास में स्पेस नहीं है, सेकंड रो हो या इनफैक्ट थर्ड रो में, तो यार वो ऐसी चीज है वो मतलब आप खत्म कर ही नहीं सकते हो। अगर आपके पास में लेंथ की लिमिटेशन है तो आप अगर व्हील बेस जो है वो ढंग से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो थर्ड रो में जो है वो स्पेस आएगा ही नहीं, वो निकाल ही नहीं पाओगे आप। तो वो चीज जरूर मुझे लगती है। बाकी नाइट में इसका थ्रो जो है थोड़ा ज्यादा बेटर हो सकता था, और तो कुछ परेशानी मुझे तो लगती हुई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल इस वीडियो को करते हैं एंड दोस्तों, और हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। अनटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीपिंग कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग।